वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपने विज्ञान की 11वीं वीडियो में मिल रहे हैं और आप जानते हैं कि चैप्टर संख्या 2 चल रहा है और मैंने आपको इससे पहले पाचन तंत्र के बारे में बताया था। आप पाचन तंत्र को और अच्छे से पढ़ें किताब में से, और जो मैं उसके बारे में अंत में यानी इस चैप्टर के ख़त्म होने पर, समाप्त होने पर मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा टेस्ट के रूप में। आप उन प्रश्नों का आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। आज हम अपना नया टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मैं बता दूं, ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है बोर्ड के पेपर में। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये जो चैप्टर है 6 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से 5 नंबर का जो चित्र इसमें निश्चित रूप से हर बार आता है, या तो पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र या नरजन्नांग का चित्र पूछा जाता है कई बार, या फिर मस्तिष्क का है, हृदय का। इनमें से कई चित्र इस मतलब अपने चैप्टर में हैं। तो अपना दूसरा नंबर का जो मेन टॉपिक आता है वो है मानव श्वसन तंत्र। आपके सामने मैंने इसका चित्र भी बना रखा है, आपको इसका चित्र निश्चित रूप से याद होना चाहिए। अभी मैं आपको इसके बारे में ढंग से समझाता हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। देखो, सबसे पहले मैंने टॉपिक डाला श्वसन और श्वसन तंत्र। आप जानते हैं हम सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु प्रश्न ये आता है कि ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता है क्यों। ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमारे शरीर में ना तो यानी कोई भी उपापचय क्रिया नहीं हो पाएगी। उपापचय क्रिया क्या होती है? मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। ये क्या होता है? जैसे कि श्वसन के दौरान हमारे शरीर में पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, बहुत सारी ऊर्जाएं बनती हैं जिनके फलस्वरूप हमारे अंग जो हैं वो अनेक कार्य करते हैं। मस्तिष्क सोचने का काम करता है, हाथ पैर लिखने का काम करते हैं। अगर जैसे कि आप कई बार देखते हैं कि हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, अगर हम एक ही करवट सो जाते हैं तो हमारे हाथ पैर सो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? हाथ पैर सोते नहीं है कभी भी। हाथ पैरों में उस जगह वो अंग दबने की वजह से, वहाँ धमनी शिराओं की वजह से, धमनी शिराएं दबने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ है, उस जगह पर यानी रक्त का परिवहन नहीं हो पाया। रक्त का परिवहन से मतलब क्या है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है उस जगह पर, और ऑक्सीजन जब उस जगह पर नहीं पहुंच पाती है तो वो अंग कुछ समय के लिए शिथिल हो जाता है। समझ गए आप इस बात को? तो हम कहते हैं कि हाथ पैर सो गए। हाथ पैर कभी नहीं सोते हैं, कुछ अंग कुछ समय के लिए शिथिल हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब आप सोचिए, जब कुछ यानी हमारे अंगों को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो शिथिल हो जाते हैं, तो हमारे पूरे शरीर का क्या हाल होगा। इसलिए हमारे शरीर को श्वसन की आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं उसके फलस्वरूप। देखो क्या लिखा हुआ है, हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण व रक्त कोशिकाओं के मध्य में होती है, पर्यावरण व रक्त कोशिकाओं के मध्य में होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। किस किस के बीच में होती है? हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण व रक्त कोशिकाओं के मध्य में होती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। आप ध्यान रखें, श्वसन किसे कहते हैं, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब श्वसन में कौन कौन से अंग काम करते हैं? श्वसन में नाक, मुख, श्वासनाल, फेफड़े, डायफ्राम आदि मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। अच्छा, प्रश्न ये आता है कि हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? हम श्वसन में लेते हैं ऑक्सीजन गैस। अच्छा, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। पेड़ पौधे जो CO2 गैस लेते हैं वो तो भोजन बनाने के लिए लेते हैं, उसमें जो C है वो तो कार्बनिक पदार्थ बनाने के काम आ जाता है, और जो ऑक्सीजन है उसमें से वो खुद भी लेते हैं और बाकी ऑक्सीजन रिलीव कर देते हैं, जिससे कि जो जीव जंतु हैं हमारे जैसे जो या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं वो उस ऑक्सीजन से शोषण करते हैं। अच्छा, अब देखो मैंने आपको इसमें देखो सबसे पहले मैंने आपके बारे में इसमें लिखा था नाक। नाक को हम नासिका भी बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 1 जोड़ी नासाद्वार होते हैं। हमारे पास कितने जोड़ी नासाद्वार होते हैं? 1 जोड़ी नासाद्वार होते हैं। इसमें रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम। रोम क्यों पाए जाते हैं? हमारे नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिन्हें रोम भी कहते हैं। ये जो बाल होते हैं बाहर से आने वाली धूल मिट्टी की गंदगी को रोक लेते हैं। इसी के कारण छींक भी आती है। कई लोग छींक का अंधविश्वास भी करते हैं, जो कि साइंस की दृष्टि से ऐसा गलत है। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। छींक तो एक हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं जो कि निश्चित रूप से होगी अपने आप ही, बल्कि वो तो गंदगी को बाहर निकालने के काम आती है। हमारी नाक में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। हमारी नाक में क्या पाई जाती है? श्लेष्मा की परत पाई जाती है हमारी नाक में, जिसमें चिपचिपा स्त्राव निकलता है, जो बाहर से धूल मिट्टी अगर आ रही है तो उसको वहीं की वहीं रोक लेगी। इसके
इसके द्वारा वायु शुद्ध होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। इसके द्वारा वायु कैसी होती है, शुद्ध हो जाती है और हमारे फेफड़ों तक इन तक पहुंचती है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं मुख की। मुख द्वारा ली गई श्वास शुद्ध नहीं होती है। आप सोचो क्यों नहीं होती है? क्योंकि मुख में रोम नहीं होते हैं, श्लेष्मा की परत नहीं पाई जाती है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो धूल मिट्टी सब अंदर जा रही है और वो सारे के सारे फेफड़ों में चली जाती है, और जब फेफड़ों में चली जाएगी तो हमारे फेफड़ों की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी और हम उससे बीमार भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें मुख की बजाय नाक से सांस लेनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ग्रसनी। ग्रसनी हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ी थी। इस अंग में एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ध्यान रखें, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि एक घाटी यानी पल्ला है, एक घाटी ढक्कन है जो भोजन के मार्ग को और श्वसन के मार्ग को अलग अलग करता है। उसे अपन क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। यहाँ अपना एपिग्लॉटिस पाया जाता है। देखो ये तो अपनी नाक का मार्ग आ रहा है और ये कौन सा मार्ग है, मुख वाला मार्ग है। इन दोनों से हम सांस ले सकते हैं और इनका जो मेन मार्ग पड़ता है वो ये रास्ता पड़ता है जिसे अपन कंठ भी कहते हैं। इसमें लैरिक्स भी पाए जाते हैं। लैरिक्स आपने कहीं पर सुना भी होगा, जब अपन गाने सुनते हैं तो लैरिक्स शब्द आता है जिसे स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? स्वर यंत्र कहते हैं। मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ से बहुत सारी मांसपेशियां, यहाँ 16 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। आप इनकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, आप तो सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। यहाँ पर या श्वास नली कहते हैं इस एरिया को, और इसमें बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं। नाक द्वारा जो श्वास आती है वो फेफड़ों में इस कूपिकाओं में फैल जाती है। पूरे के पूरे फेफड़ों में धमनी पे शिराओं का जाल होता है और ये जो यहाँ से शुद्ध रक्त होता है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, उसको फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। हमारे जो फेफड़े हैं वो गुब्बारे की भांति काम करते हैं। जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़े फूल जाते हैं और फेफड़ों के फूलने से डायफ्राम सिकुड़ जाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और डायफ्राम क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और फेफड़े क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ध्यान रखें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फेफड़े गुब्बारे की भांति है। जैसे फेफड़े की जो डायरेक्शन है वो डायफ्राम के अपोजिट होती है, और जैसे हम सांस लेते हैं फेफड़े फूल जाते हैं, डायफ्राम सिकुड़ जाते हैं, और जैसे हम सांस को छोड़ते हैं तो फेफड़े क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और डायफ्राम क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। आप इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं स्वर यंत्र की। मैंने आपको बोला स्वर यंत्र ये होता है लैरिक्स इसमें, और यहाँ जो ये अपना कंठ है इसमें स्वर यंत्र होते हैं। आप ध्यान रखें, इसमें 9 प्रकार की उपास्थि पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चैप्टर के अंत में भी ये प्रश्न दिया हुआ है। अच्छा, मैं आज आपके सामने एक प्रश्न भी रख रहा हूँ। आप स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। बस आज आपके सामने और कोई होमवर्क नहीं है। इस प्रकार का चित्र, सुंदर चित्र बनेगा, उतना ही अच्छा रहेगा पेपर की दृष्टि से। मैंने आपको पहले भी बोला था ये चित्र बहुत अच्छा है, आप इसको